Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज which action by the novice nurse indicates a need for further teaching? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक्शन करने पर नॉविस नर्स को टीचिंग देने की जरूरत है और ज्यादा सिखाने की जरूरत है, ये आपको बताना है। यहाँ पर नॉविस नर्स का मतलब होता है ऐसी कोई नर्स जिसने नया नया हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और उसे अपने काम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी उसे एक्सपीरियंस नहीं है। तो न्यू नर्स को इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करने पर हम सिखाएंगे कि ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, इस तरह से इसे करना है आपको। ऑप्शन ए कहता है अ नर्स फेल टू वियर ग्लव्स टू रिमूव ड्रेसिंग। अगर किसी पेशेंट की ड्रेसिंग रिमूव करने से पहले ये नर्स ग्लव्स पहनना भूल जाए। ऑप्शन बी कहता है नर्स अप्लाइज एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर टू ईयर लोब। अगर ये न्यू नर्स किसी पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर ईयर लोब से कनेक्ट कर दे तो। ऑप्शन सी कहता है नर्स इंडिकेट द हेड ऑफ द बेड टू चेक ब्लड प्रेशर। नर्स बीपी चेक करते समय बेड का जो हेड साइड है उसे हल्का सा ऊपर कर दे, एलिवेट कर दे। ऑप्शन डी द नर्स प्लेसेस द एक्सट्रीमिटी इन अ डिपेंडेंट पोजीशन टू एक्वायर अ पेरिफेरल ब्लड सैंपल। ये नर्स किसी पेशेंट में ब्लड सैंपल लेने के लिए उसकी एक्सट्रीमिटी को नीचे की तरफ लटका दे, यानी कि डिपेंडेंट पोजीशन में रख दे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा इंटरवेंशन या मेथड सही नहीं है जिसके करने पर आप इस नर्स को टोकेंगे, सिखाएंगे, टीचिंग देंगे? The right answer is ऑप्शन ए। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस के रैशनल को जान लेते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आप ब्लड सैंपल लेते हैं तो आप उस एक्सट्रीमिटी को, उस भुजा को, उस हिस्से को डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हैं। डिपेंडेंट पोजीशन का मतलब होता है उसे हैंग डाउन पोजीशन में रखना, उसे हैंग डाउन पोजीशन में रखना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर बैठने के दौरान अब आप अपने पैरों को इस प्रकार से नीचे हवा में रखते हैं
तो ये पोजीशन डिपेंडेंट पोजीशन है। मान लीजिए कोई पेशेंट बेड पर लेटा है तो उसके सैंपल लेने से पहले हम उसके हैंड को हल्का सा उसके बॉडी लेवल से नीचे की तरफ कर देंगे, तो ये डिपेंडेंट पोजीशन कहलाती है, ताकि यहाँ से ज़्यादा ब्लड का फ्लो पेरिफेरी एरिया में पहुंचे और जब हम ब्लड सैंपल लें तो इजीली ब्लड विड्रॉ कर पाएं। तो यहाँ पर ये अगर क्लाइंट द्वारा यूज किया जाता है तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ हमें क्लाइंट को टीचिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है कि ब्लड प्रेशर लेते समय क्लाइंट का जो बेड का हेड साइड है हम उसे अप कर देंगे। मान लीजिए क्लाइंट बेड पर सुपाइन पोजीशन में इस प्रकार से लेटा हुआ था और आप गए और आप इसका ब्लड प्रेशर लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा क्लाइंट का जो बेड साइड है उसे अप कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर लिया जा सके। तो ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर इस न्यू नर्स को किसी भी प्रकार की टीचिंग देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बी के अंदर बताया गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइस है उसे हम ईयर लोब से कनेक्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आप ईयर लोब में ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग डिवाइस को कनेक्ट करके प्रॉपर रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसे किसी प्रकार की टीचिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है और वो यही सही आंसर भी है। जब भी किसी क्लाइंट में ड्रेसिंग को आप रिमूव करने जा रहे हैं, पट्टी को आप उस एरिया से निकालना चाह रहे हैं, तो हमेशा पट्टी को आप कंटेमिनेटेड माने और इसे हाथ लगाने से पहले आपको ग्लव्स पहनने हैं। अगर आप किसी भी क्लाइंट में लगी बैंडेज, ड्रेसिंग या पट्टी को रिमूव करने जा रहे हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए और क्लाइंट के घाव में आपसे ज़्यादा आपके द्वारा कोई दूसरा इन्फेक्शन ना पहुंच जाए, यानी दोनों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे और ये उसे बताना जरूरी है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, immunoglobulin present in breast milk is। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? IgA, IgD, IgG, IgM। The right answer is option A, IgA। याद रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये IgA डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। मदर से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए बच्चों में पहुंचता है और उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में सलाइवा, टीयर और ब्रेस्ट मिल्क में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ माँ प्रोग्राम इज। MAA यानी माँ प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैटरनल एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर असिस्टेड अटेंशन, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर एंड फादर एब्सोल्यूट अटेंशन। Important question for upcoming Rajasthan CHO exam. The right answer is option C, mother's absolute affection। MAA का फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम ब्रेस्ट फीडिंग और IYCF को प्रमोट करता है।
आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। MAA promotes breastfeeding and IYCF। IYCF का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, इसे प्रमोट करने के लिए माँ प्रोग्राम तैयार किया गया था। एक्चुअल में ये जो आप इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग देख रहे हैं, ये हमेशा 2 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रॉपर तरीके से फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक बार फिर से समझिएगा, माँ प्रोग्राम का फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, और ये प्रोग्राम ब्रेस्ट फीडिंग और इन्फेंट एंड यंग एज चाइल्ड के बच्चों को किस प्रकार से प्रॉपर फीडिंग देने हैं, इससे प्रमोट करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पर बताया गया IYCF प्रोग्राम जो है 2 साल तक के बच्चों में कैसे प्रॉपर तरीके से फीडिंग देनी है, इस चीज को निश्चित करता है, इस चीज के बारे में बताता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a graduate licensed practical nurse is assigned to care for the client on ventilator support pending organ donation. Which goal should receive priority? ऐसा कोई पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और इस पेशेंट द्वारा बॉडी ऑर्गन्स डोनेट किए जाने वाले हैं। इस पेशेंट में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कौन सा होना चाहिए? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। आप किसी आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं और आपके सामने एक डेड बॉडी है, जो इस डेड बॉडी से हमें ऑर्गन डोनेट करवाने हैं। इस बॉडी में जब तक ऑर्गन डोनेट ना हो जाते, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन लगातार करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है मेंटेन द क्लाइंट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट 70 mmHg और ग्रेटर। हमें इस क्लाइंट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम से कम 70 mm ऑफ Hg या इससे अधिक मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है मेंटेन द क्लाइंट्स यूरिनरी आउटपुट ग्रेटर देन 300 cc पर आवर। हमें इस क्लाइंट में यूरिन आउटपुट 300 ml पर आवर तक मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है मेंटेन द क्लाइंट्स बॉडी टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 33 डिग्री फ़ारेनहाइट रेक्टल। रेक्टर रूट से इस क्लाइंट का टेम्परेचर लेने पर 33 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, इसे हमें मेंटेन करना है। ऑप्शन डी कहता है मेंटेन द क्लाइंट्स हेमाटोक्रिट लेस देन 30%। हमें क्लाइंट का हेमाटोक्रिट लेवल 30% से कम मेंटेन करना है, रखना है। डेड बॉडी है, ऑर्गन डोनेट करने हैं, क्या चीज मेंटेन करना जरूरी है? इस तरह के क्वेश्चन आरएमएल, पीजीआई और नॉर्सेट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आई एप्रिशिएट योर नॉलेज, एक्सीलेंट। देखिएगा, जब तक किसी डेड बॉडी से ऑर्गन किसी और लिविंग पर्सन को देने के लिए निकाल नहीं लिए जाते, तब तक हमें उस पर्सन के अंदर
सभी वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाना जरूरी रहता है। अगर मान लीजिए आपने क्लाइंट की डेड बॉडी में 70 mm ऑफ Hg का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं किया तो उसके वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण उसके सभी ऑर्गन्स की सेल डेड होने लगेंगी, ऑर्गन डेड होने लगेंगे और फिर उसके ये ऑर्गन्स किसी और के काम नहीं आ पाएंगे। तो जब तक पर्सन की बॉडी से अंगों को निकाल नहीं लिया जाता दान करने के लिए, डोनेट करने के लिए, तब तक हमें क्लाइंट की बॉडी में ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखना है ताकि उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचती रहे, वहां की सेल डेड ना हो और हम अपने पर्पस को इजीली पूरा कर पाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। इसके अलावा यूरिन आउटपुट को 300 ml पर आवर मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर 33 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करना और हिमेटोक्रिट काउंट को 30% से कम रखना, ये सभी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका यहाँ पर कोई रैशनल या उपयोग सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आफ्टर एक्सप्लेनेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं होता वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी फोकस ऑन प्रिवेंशन। Which one is not a principle for primary health care? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन होता है तो आप उसका आंसर ना करें, अदरवाइज वहां पर गलती होने की संभावना रहती है और अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो इससे विशेष रूप से बचें। आपका एक गलत आंसर आपको कई रैंक पीछे ले जा सकता है, सिलेक्शन से दूर कर सकता है। सो गैस ना करें। यस, अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो बिल्कुल सही है आप। प्राइमरी हेल्थ केयर में इम्यूनाइजेशन नहीं होता, प्राइमरी हेल्थ केयर में इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल नहीं होता। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्राइमरी हेल्थ के अंदर टोटल 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 1। सेकंड नंबर पर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नंबर 3 पर आता है फोकस ऑन प्रिवेंशन, नंबर 4 पर आता है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। और जो आखिरी आता है वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 सिद्धांत होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या फिर आप साथ ही अपने नोट्स के अंदर इसे नोट कर लें। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है वाकई। सबसे पहला प्रिंसिपल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समाज के सभी लोगों को, देश के सभी राज्यों को समान रूप से प्राइमरी हेल्थ केयर सेवा मिलनी चाहिए, इसे आप कहेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन।
सेकंड नंबर पर आएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए और कम्युनिटी के लोग भी इस सेवा को पाने के लिए उत्साह दिखाएं, तैयार हों, किसी भी प्रकार के कस्टम या बिलीफ बीच में नहीं आने चाहिए। थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फोकस होना चाहिए वो डिजीज या डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने का होना चाहिए। फोर्थ आता है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सरकार के दो डिपार्टमेंट्स मिलकर यदि किसी काम को पूरा करेंगे तो दो सेक्टर्स का एक साथ आकर उस सेवा को प्रदान करना इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, इस चीज का डाटा सर्वे सब हेल्थ टीम ने किया, डॉक्टर्स ने, डाइटिशियन ने रिकमेंडेशन दी कि आप बच्चों को इस तरह से इस मात्रा में खाना दीजिए तो उनमें ये माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो अब जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो स्कूलों में चलाया जा रहा है, वहां बच्चों को पोषण वाला खाना मिलता है। तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, दोनों सेक्टर्स ने एक साथ तालमेल बनाकर काम किया और इस प्राइमरी हेल्थ केयर को डिलीवर किया। तो ये इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, इसे आप समझ सकते हैं। लास्ट आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिसे हर कोई एक्सेप्ट कर ले। ऐसा कोई भी हमें स्टेप इस चीज में नहीं रखना है जिसे समाज के लोग एक्सेप्ट ना कर सकें या उनकी धार्मिक भावनाएं इससे प्रभावित होती हों। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि इसे मेल और फीमेल सभी आसानी से एक्सेप्ट कर सके। सो इट इज ऑल अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल। नेक्स्ट, maintain all records for operation of incineration, hydroclave, autoclave is a period of। किसी भी हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव, हाइड्रोक्लेव या फिर इंसिनरेशन का रिकॉर्ड कितने साल तक के लिए रखा जाता है? 5 years, 3 years, 2 years, 10 years। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना। किसी भी हॉस्पिटल में इंसिनरेशन हो, हाइड्रोक्लेव हो, ऑटोक्लेव हो, इन सभी के रिकॉर्ड को हम 5 साल तक संभाल कर रखते हैं। नेक्स्ट, द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटरनल एंटीबॉडीज टू फीटस ट्रांसप्लेसेंटली and to infants through the breast milk to protect them till their own immune system matures to function is a kind of। किसी भी बच्चे को उसकी मदर से एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। बच्चे में माँ की इन एंटीबॉडीज को पहुंचना, इन एंटीबॉडीज का पहुंचना बच्चे में और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना किस प्रकार की इम्यूनिटी है? इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पैसिव इम्यूनिटी। जब भी किसी क्लाइंट को हम बाहर से तैयार किए हुए एंटीबॉडीज देते हैं किसी भी डिजीज की रोकथाम के लिए तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जिसमें शरीर द्वारा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए शरीर में आए एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है शरीर द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए इम्यूनिटी तैयार करना। इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन को शॉर्टली जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इम्यूनिटी है,
इम्यूनिटी को हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हमारी आती है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को आप अनुवांशिक इम्यूनिटी कह सकते हैं, ये बाय बर्थ आपके अंदर होती है। और सेकंड जो टाइप आता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर सब टाइप्स होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम आगे दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी को भी हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और पैसिव इम्यूनिटी को भी हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी सबसे पहले नेचुरल हो सकती है और दूसरा आर्टिफिशियल हो सकती है। पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है। ये पूरा इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है। अगर आप इम्यूनिटी पर पूरा सेपरेट वीडियो चाहते हैं, सेपरेट क्लास चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्द ही आपके लिए ये क्लास तैयार कर देंगे, बिकॉज इम्यूनिटी अपकमिंग सारी वैकेंसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Next question is, a pregnant woman is admitted with a tentative diagnosis of placenta previa. The nurse implements orders to start an IV infusion, administer oxygen, and draw blood for the laboratory test. The client's apprehension is increased and she asks the nurse what is happening. The nurse tells her not to worry, that she is going to be all right, and that everything is in control. What is the best interpretation of the nurse statement? एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाकर एडमिट किया जाता है। अब इस वुमेन के अंदर आपने एज अ नर्स आईवी इन्फ्यूजन शुरू किया, ऑक्सीजन लगाई और लैब टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। ये सब होता देख पेशेंट की एंजाइटी बढ़ती है और वो आपसे पूछता है कि क्या हो रहा है। तो आप उसे कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस स्टेटमेंट को आप इन चारों ऑप्शंस में से किस तरह से देखते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। एक बार फिर से समझिएगा, प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट का ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया है। ये पेशेंट अपने इस ट्रीटमेंट को देखते हुए डर कर ये पूछता है कि क्या हुआ है मुझे। तो इस सिचुएशन के आंसर में आप कहते हैं कि सिचुएशन ठीक है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, आप पहले जैसे बेहतर हो जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप किस प्रकार से जज करेंगे? ऑप्शन 1 कहता है adequate because the preparation are routine and need no explanation. नर्स के द्वारा इस सिचुएशन में दिया गया जवाब सफिशिएंट है और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 2 कहता है ineffective because the client's anxieties would increase if she knew that danger involved. अगर आप क्लाइंट को पूरी बात नहीं समझाते हैं और उसे अगर ऐसा महसूस होता है कि मुझे खतरा है अभी, तो उसकी एंजाइटी का लेवल बढ़ सकता है, तो हमें यहाँ पर उसे पूरी बात बतानी चाहिए थी। ऑप्शन 3 क्वेश्चनेबल बिकॉज द क्लाइंट हैज द राइट टू नो व्हाट ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन एंड व्हाई। पेशेंट को ये अधिकार है कि वो डॉक्टर से पूछ सके कि उसे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। ऑप्शन 4 कहता है इनकरेक्ट बिकॉज ओनली द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड ऑफर एश्योरेंस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ केयर। नर्स के द्वारा दिया गया एश्योरेंस यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि एश्योरेंस देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कई बार एग्जाम में इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं।
जो कि जनरली आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए होते हैं। ऑप्शन 1 से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन 1 में कहा गया है कि क्लाइंट के नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर ये सब रूटीन की बात है और क्लाइंट को किसी भी एक्सप्लेनेशन को देने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत रहेगा। देखिएगा, क्लाइंट को प्लेसेंटा प्रीविया है और ब्लीडिंग के साथ वो एडमिट हुआ है, तो यहाँ पर क्लाइंट थोड़ा सा डेंजर में है और हमें इसके बारे में क्लाइंट को बताना चाहिए। ये रूटीन की बात नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया था कि हम क्लाइंट को उसकी एक्चुअल स्टेट के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसा बताया जाता है क्लाइंट को तो उसका एंजाइटी बढ़ जाएगा, जो कि एक गलत ऑप्शन है। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट को कोई भी ट्रीटमेंट दें, अगर वो जानना चाहता है तो आप उसे बताएंगे, क्योंकि ये उसका अधिकार है। कौन सा ट्रीटमेंट क्लाइंट को दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में जानना क्लाइंट का अधिकार है, तो हमें उसे बताना होगा। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा ही उसे एश्योरेंस दिया जाएगा, जो कि गलत है। हमेशा याद रखिएगा, क्लाइंट जब भी हॉस्पिटल में आता है तो पेशेंट केयर पार्टनरशिप एक होता है, जिसके तहत हमें क्लाइंट की पूरी केयर करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल बनाया जाता है। और क्लाइंट की एक्चुअल कंडीशन क्या है वो क्लाइंट के पूछने पर उसे बताना इसका एक इसेंशियल पार्ट है। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। फाइनली हमारे पास बचता है ऑप्शन 3, क्वेश्चनेबल बिकॉज द क्लाइंट हैज द राइट टू नो व्हाट ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन एंड व्हाई। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। क्लाइंट को ये पूरा अधिकार है कि वो ये जान सकता है कि उसे कौन सा इलाज दिया जा रहा है और उसे क्या बीमारी है, किस कंडीशन के लिए दिया जा रहा है। तो जैसे ही नर्स ये कहेगी कि आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लाइंट यहाँ पर नर्स से वापस क्वेश्चन कर सकता है, उससे दबाव देकर कह सकता है कि आप मुझे बताइए मुझे हुआ क्या है और मुझे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है कि मैं इसे जान सकता हूँ। सो ऑप्शन 3 करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Placenta secretes all the following hormones except। प्लेसेंटा के द्वारा इनमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं किया जाता? ऑप्शन ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन हार्मोन। The right answer is option B, luteinizing hormone। प्लेसेंटा वह स्ट्रक्चर है जो मदर प्रेग्नेंट मदर से बेबी तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करवाती है। और इसी प्लेसेंटा के द्वारा 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, फिर आता है एस्ट्रोजन हार्मोन और उसके बाद में आता है HPL, जिसे आप ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से जानते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसे आप HPL कह सकते हैं, IPL HPL, इस तरह से याद रखिएगा आप इसे। एक बार फिर से देखिएगा, प्लेसेंटा के द्वारा टोटल 4 हार्मोन्स इंपॉर्टेंटली सिक्रीट किए जाते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन
और फिर प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH इट इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following provide passive immunity to the infant except, इनमें से कौन सा ऑप्शन पैसिव इम्यूनिटी से संबंध नहीं रखता, या यूं कहें कि इसके द्वारा बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिलती। ऑप्शन ए कहता है मैटरनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी कहता है ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, ऑप्शन सी कहता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी कहता है वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया था आपको कि जब हम बच्चे को बाहर से कोई एंटीबॉडीज डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर देते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। ऑप्शन ए के अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज हैं, जो कि माँ के एंटीबॉडीज हैं, वो बच्चे को मिलते हैं ताकि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, बिल्कुल सही। ब्रेस्ट मिल्क में IgA माँ से बच्चे तक पहुँचता है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वैक्सीन लगाते समय हम एंटीबॉडीज़ को शरीर में डाल देते हैं, तो ये भी हमें पैसिव इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। जैसे ही बच्चे को कोई रोग होता है, कोई डिजीज़ कंडीशन होती है, तो उसका शरीर इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए प्रयास करता है, अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करता है, खुद से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है। तो ये जो है इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत रखेंगे। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। आप चाहें तो इसके आगे नोट कर लीजिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, बिकॉज बॉडी यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most mature normoblast? इनमें से सबसे ज्यादा मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट कौन सा है? ऑप्शन ए ऑर्थोक्रोमिक, बी बेसोफिलिक, सी प्रोनॉर्मोब्लास्ट, डी पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। सबसे ज्यादा मैच्योर RBC इनमें से कौन सी होती है? The right answer is option A ऑर्थोक्रोमोब्लास्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट करेंगे, समझेंगे। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है और RML PGI जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो RBC है, रेड ब्लड कार्पसल्स है, जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो 5 स्टेजेस के अंदर जाकर मैच्योर होती है। यानी कि RBC को पूरी तरह से मैच्योर होने के लिए 5 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली जो स्टेज है इसे आप प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से थोड़ा मैच्योर होकर RBC सेकेंड स्टेज में जाती है, जिसे हम बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं हम इसे।
फिर हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थोड़ा और मैच्योर होने के बाद थर्ड स्टेज आती है, इसे हम पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर थोड़ा और मैच्योर होती है आरबीसी, और फिर इसे हम ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे? ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। और फाइनली जो फिफ्थ स्टेज होती है आरबीसी की, मोस्ट मैच्योर स्टेज, इसे आप रेटिक्यूलोसाइट के नाम से जानते हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट ऑप्शन दिया गया था, यानी ये फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन दिया गया था, और बाकी ऊपर वाले तीन ऑप्शन थे, तो हमने इस फोर्थ नंबर वाले को मोस्ट मैच्योर माना। वहीं अगर रेटिक्यूलोसाइट अगर दिया होता तो ये आंसर सबसे सही माना जाता। अब इन्हें आप कुछ और नाम भी इसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट है, इसे आप अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट कह सकते हैं। इट इज अ अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट को आप इंटरमीडिएट कह सकते हैं, और क्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट को आप लेट इरिथ्रोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। जब आपकी आरबीसी रेटिक्यूलोसाइट स्टेज के अंदर होती है तो इसके आसपास एक नेटवर्क होता है रेटिक्यूलस का, और जैसे ही ये इस रेटिक्यूलोसाइट इससे से फुली मैच्योर होती है, ब्लड सर्कुलेशन में आती है, तो इसके आसपास मौजूद ये नेटवर्क जो है रेटिक्यूल्स का, ये हट जाता है। जैसे ही आरबीसी के ऊपर से ये रेटिक्यूलर नेटवर्क हटता है, इसे हम मैच्योर आरबीसी के रूप में जानने लगते हैं। और हमारे ब्लड में इमैच्योर आरबीसी की संख्या टोटल आरबीसी का 1 से 2% ही होनी चाहिए। अगर 1 से 2% तक रेटिक्यूलोसाइट काउंट है टोटल आरबीसी का, तो ये फिर हम इसे नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल आरबीसी की काउंट यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 4 to 6 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह की क्वेश्चंस भी प्रीवियसली पूछे गए हैं। Which of the following is used for passive immunization? इनमें से किसका उपयोग पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए किया जाता है? ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, live attenuated vaccine. Which one is used for passive immunization? The right answer is option A, human and animal sera. Next question. What do you mean by antepartum hemorrhage? एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। फर्स्ट ऑप्शन इज वेजाइनल ब्लीडिंग एनी टाइम आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद कभी भी वेजाइनल ब्लीडिंग का होना एपीएच है। ऑप्शन बी कहता है वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग। ऑप्शन सी कहता है वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 30 वीक्स। ऑप्शन डी कहता है वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 40 वीक्स। एंटीपार्टम हेमरेज को डिफाइन करना है आपको।
दो टर्म्स है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक है एपीएच, एक होता है पीपीएच। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद से लेकर बच्चे की डिलीवरी से पहले वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये कंडीशन एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसे, 28 वीक्स, आफ्टर 28 वीक्स टिल बर्थ, ये होता है आपका एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। यहां से एक चीज और आपसे पूछ ली जा सकती है कि एंटीपार्टम हेमरेज होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इसके लिए प्लेसेंटा प्रीविया, और सेकंड नंबर पर आता है प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन, इसे आप एब्रप्टियो प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। यानी कि 28 सप्ताह से लेकर बच्चे के जन्म से पहले अगर एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है तो ये एंटीपार्टम हेमरेज है। और इसके दो बड़े कारण होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया वह कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो एबनॉर्मल लोकेशन पर इम्प्लांट होता है, जिसके कारण सर्वाइकल ओपनिंग क्लोज हो जाती है और बच्चे की डिलीवरी वेजाइनल नहीं हो पाती। इस कंडीशन के अंदर मोस्टली पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर एब्रप्टियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एब्रप्शन की बात की जाए तो यह वह कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मली इम्प्लांट हुआ प्लेसेंटा किसी कारण से अपनी जगह से हट जाता है, उधड़ जाता है, एब्रप्ट हो जाता है, जिसके कारण वेजाइना से ब्लीडिंग होती है और इसमें वुमेन को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस होता है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा पेनफुल होता है। ये दोनों का डिफरेंस है और इसे भी प्रीवियसली पूछा गया है। पोस्टमार्टम हेमरेज को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये है कि डिलीवरी के बाद अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो तो ये पोस्टमार्टम हेमरेज है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। और इसके सब टाइप्स को हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा। ये टॉपिक यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज ऑल्सो नोन एज कोबालामीन? इनमें से कौन सा विटामिन कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? B11, B12, B2, B6? Yes, exactly the answer is option B, विटामिन B12। आइए विटामिन के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन को हम दो सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहले वह विटामिन होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के कई सब टाइप्स होते हैं जिनमें विटामिन B1 जिसे आप थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को कोबालामाइन कहते हैं। और जो विटामिन सी है आखिरी में, इसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन के सभी टाइप और इनके स्पेसिफिक नेम्स या केमिकल नेम्स जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। अब हम बात कर रहे हैं वो सभी विटामिन जो कि फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इनमें विटामिन ए, डी, ई और के 4 एग्जाम्पल्स आते हैं।
विटामिन ए को आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, डी को कैल्सिफिरॉल कह सकते हैं, ई को टोकोफिरॉल कह सकते हैं और के को फाइटोनेडियोन के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।